जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से केमिस्ट्री का 12वां अध्याय आधातु के संबंध में। तो ये दोस्तों 12वां अध्याय होगा जो कि आधातु के संबंध में है। अगर हम बात करें दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्विक तत्व हैं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कुल कितने अधात्वीय तत्व है? तो कुल 22 हो जाएगा, जिनमें से दोस्तों 11 गैसें हैं, एक द्रव है और इसमें 10 जो है शेष जो है ठोस है। द्रव अवस्था में जो अस्तित्व अधातु है दोस्तों, ये ब्रोमीन है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं दोस्तों। इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट। अब दोस्तों हाइड्रोजन, अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो प्रयोगशाला में दानेदार जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन तैयार किया जाता है दोस्तों। बिजली का उपयोग करके जल H2O, जल का जो सूत्र होता है क्या होता है? H2O के अणुओं को ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में विभाजित करने को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है दोस्तों। और इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा को एक भंडारण योग्य ईंधन अर्थात हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं। हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि जल गैस। तो दोस्तों हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन सी है? तो यह जल गैस है। जल गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष रूप से रहते हैं। जल गैस को ठंडा कर द्रव में परिणत करते हैं और द्रव का फिर प्रभाजक आसवन करते हैं। हाइड्रोजन के उपयोग की अगर हम बात करें दोस्तों, हाइड्रोजन का उपयोग तो अपचायक के रूप में यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में, वनस्पति तेल को जमकर वनस्पति घी बनाने यानी कि वनस्पति तेल को जमाकर वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। हल्की होने के कारण इसे गुब्बारे में भी भरते हैं। और द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन का उपयोग कच्चे तेल को परिष्कृत ईंधन जैसे कि गैसोलीन और डीजल में संसाधित करने में किया जाता है। और ईंधनों से सल्फर जैसे दूषित पदार्थों को हटाने के लिए भी दोस्तों किया जाता है। और इसका उपयोग बैटरी के लिए शीतलक के रूप में भी होता है। और हाइड्रोजन बम बनाने में भी हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक ज्ञात हैं? तो कुल 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। 3 जो है इसमें पहला हो जाएगा प्रोटियम यानी कि 1H1 या H। दूसरा हो जाएगा दोस्तों ड्यूटेरियम यानी 1H2 या D। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों ट्राइटियम यानी 1H3 या T। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O, इसे भारी जल कहते हैं दोस्तों। तो भारी जल किसे कहते हैं? भारी जल जो है ड्यूटेरियम के ऑक्साइड, जिसे कि सूत्र हो जाएगा D2O को कहते हैं। और भारी जल की खोज जो है 1932 में यूरे और वासबर्न ने किया था। तो दोस्तों भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे और वासबर्न ने किया था 1932 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड सी यूरे को भौतिक विधियों द्वारा 2 परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक का पृथक्करण करने पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में, यानी कि दोस्तों साधारण जल के लगभग 7000 भागों में 1 भाग भारी जल का होता है। और दोस्तों भारी जल जो है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। और दोस्तों भारी जल के उपयोग की हम बात करें, उपयोग तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, तीसरा हो जाएगा ट्रेसर के रूप में, और चौथा आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में भारी जल का प्रयोग करते हैं। उसका मृदु एवं कठोर जल, जिसको सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर कहते हैं, जो जल साबुन में आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, यानी सॉफ्ट जल कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं, जो जल साबुन में आसानी से झाग देता है। और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसको कठोर यानी हार्ड वाटर कहते हैं दोस्तों। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, यानी कि दोस्तों जल की जो कठोरता है वह 2 प्रकार की होती है। एक होता है अस्थायी कठोरता और दूसरा है दोस्तों अस्थायी कठोरता।
अगर हम बात करें अस्थायी कठोरता, तो दोस्तों अस्थायी जो कठोरता है, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है, यानी कि जल को उबालने से यदि जल की कठोरता दूर हो जाती है, तो इस प्रकार के जल को अस्थायी कठोरता कहेंगे। और इस प्रकार की जो कठोरता होती है उसमें अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उसमें दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होता है। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जल की जो अस्थायी कठोरता है किसके कारण होता है, तो ये दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने का। और अस्थायी कठोरता जल में बूझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाता है। तो अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो है बूझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर होता है। अब है दोस्तों अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, तो जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है, यानी जल को उबालने से यदि उसका कठोरता दूर नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, अस्थायी कठोरता। और जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि के लवणों के घुले रहने के कारण होता है। तो दोस्तों अस्थायी यानी कि अस्थायी कठोरता जो है इसका जो मुख्य कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने का। जल में सोडियम कार्बोनेट, यानी कि दोस्तों जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो मुख्य विधि है दोस्तों वह है परम्यूटेट विधि। कौन सा विधि हो जाएगा, तो जल की जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर करने की कौन सी विधि, तो परम्यूटेट विधि है। परम्यूटेट सोडियम जियोलाइट को इसे कहते हैं। तो परम्यूटेट जो है सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता, यानी पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। और पुराने तेल चित्रों के रंगों को, यानी कि दोस्तों पुराने जो तेल चित्र है उसके रंगों को फिर से उभारने के लिए और बालों के ब्लीचिंग करने में तथा लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजक में दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वर्तमान में दोस्तों पेपर के विरंजन करने के लिए, यानी वर्तमान में पेपर के विरंजन करने के लिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति विरंजक चूर्ण की दर को बढ़ा देता है। तो दोस्तों उत्प्रेरक की जो उपस्थिति होती है यह विरंजन क्रिया की दर को बढ़ाता है। पूर्व में पेपर के विरंजन के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता था। अब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है इसका उपयोग पर्यावरण नियंत्रण में घरेलू तथा औद्योगिक बहिस्राव उपचार के रूप में काम आता है। अब है दोस्तों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो दोस्तों भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है। तो भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक दोस्तों क्या, तो यह ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत, 46.60%। वायुमंडल में भी दोस्तों आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है और पहला स्थान पर तो हाइड्रोजन हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% पाया जाता है दोस्तों। और ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं उसी तरह दोस्तों ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। 8O16 जिसका 99.76%, फिर 8O17 जो कि 0.037%, और फिर 8O18 जो कि 0.204% होता है। ओजोन की अगर हम बात करें दोस्तों तो ओजोन का सूत्र होता है O3। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। और यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। तो दोस्तों ऑक्सीजन किसका अपरूप है, तो सॉरी ओजोन जो है यानी O3 यह क्या है, ऑक्सीजन का एक अपरूप है। और समुद्र तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है दोस्तों। और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। अब है दोस्तों सल्फर। अगर हम बात करें सल्फर की तो सल्फर जो है पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत 0.5%। तो सल्फर कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, 0.5%, 0.05%। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक जो रसायन है सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल।
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है दोस्तों, और इसकी नॉर्मलता 18 एम होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रयोग की अगर हम बात करें दोस्तों उपयोग का, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य जो है भाग उर्वरकों जैसे कि अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट आदि के संश्लेषण में होता है दोस्तों। फिर पेट्रोलियम शोधन में, फिर संचालक बैटरी में बृहद स्तर पर, और दोस्तों चौथा डिटर्जेंट उद्योग में। पांचवा अगर हम बात करें इसका उपयोग, तो रंजक द्रव पेंट के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। एलिसन जो है दोस्तों, एलिसन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक है दोस्तों। तो एलिसन क्या हो जाएगा, लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक हो जाएगा दोस्तों। अब है दोस्तों नाइट्रोजन। अगर हम बात करें दोस्तों नाइट्रोजन का, तो आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है दोस्तों, और वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का जो बाहुल्य भारानुसार ये दोस्तों 0.01% हो जाएगा। नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं दोस्तों जहाँ किसी निष्क्रिय गैसों की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग में तनुकारक के रूप में करते हैं। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थ को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए दोस्तों होता है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों हास्य गैस कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, हास्य गैस है। नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है, और इसका निर्माण हैवर विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है, और इसका निर्माण हाइड्रोजन विधि द्वारा किया जाता है, और यह जल में आसानी से घुलनशील भी होता है दोस्तों। अमोनिया के प्रयोग की अगर हम बात करें, अमोनिया का प्रयोग बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में किया जाता है। फिर सोडियम जो है कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण करने में, और अमोनियम लवण बनाने में, विस्फोटक बनाने में, और फिर कृत्रिम रेशम बनाने में, और घरेलू प्रशीतित्र में प्रशीतक गैस के रूप में और आंसू गैस के रूप में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं दोस्तों। तो दलहनी पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है, कौन से जीवाणु, तो राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन अस्थिरीकरण में भाग लेते हैं दोस्तों। अब है प्रकाश रासायनिक धूम या कोहरा। अगर हम बात करें दोस्तों प्रकाश रासायनिक धूम या कोहरा का, तो दोस्तों यह जो है वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, तथा यह सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है दोस्तों जहां पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड NO निकालते हैं। इससे आंखों में जलन होती है और आंसू आ जाती है। यह दोस्तों कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुंचाता है, और इस कोहरे की भूरी धुंध NO2 के भूरे रंग के कारण होती है दोस्तों, और NO2 से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यानी कि NO से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NO2 बन जाती है। तड़ित के कारण भी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं दोस्तों। अब है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर हम बात करें दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है, और इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है दोस्तों। और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है, और इसकी खोज पर वैज्ञानिक रॉबर्ट एफ फर्चगोट, लुइस इग्नारो एवं फरीद मुराद को 1998 का औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है दोस्तों। पीतल की बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग करने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। अब है दोस्तों फास्फोरस। अगर हम फास्फोरस की बात करें दोस्तों, तो फास्फोरस जो है प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव। तो फास्फोरस क्या दोस्तों, फास्फोरस जो है
प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है दोस्तों। और यह हड्डियों व जल को यानी कि हड्डियों व जीव कोशिकाओं डीएनए में उपस्थित रहता है दोस्तों। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों फास्फोरस क्या प्रदर्शित करता है? फास्फोरस जो है अपरूपता प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस इसके अपरूप है दोस्तों। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील तथा अम्ल विलय है। और दोस्तों यह फास्फोरस का अस्थायी अपरूप है। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए फॉस्फीन, जिसका सूत्र हो जाएगा PH3 का प्रयोग करते हैं। दिया सलाई के नोक पर दोस्तों लाल फास्फोरस होता है। तो दिया सलाई के नोक पर कैसा फास्फोरस होता है? तो लाल फास्फोरस। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग दोस्तों अनाजों के परिरक्षण में होता है। तो अनाजों के परिरक्षण में कौन से फास्फोरस का प्रयोग करते हैं? तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड दोस्तों इसका प्रयोग चूहा विष के रूप में करते हैं, जिंक फॉस्फाइड का। कैल्शियम फॉस्फाइड जो है कैल्शियम फॉस्फाइड होम सिग्नल बनाने में काम आता है, जिसका उपयोग समुद्र में जहाजों को संकेत देने में किया जाता है। फास्फोरस का प्रयोग हाइपोफॉस्फाइड जैसे बलवर्धक औषधियों के निर्माण में भी होता है। अब है दोस्तों हैलोजन। अगर हम बात करें दोस्तों हैलोजन का, तो यह जो है वर्ग 7A के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। तो हैलोजन जो है 7A के तत्वों को कहा जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है दोस्तों। और फ्लोरीन का प्रयोग की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग HF6 और SF6 बनाने में होती है, जिसको क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन और पराविद्युतिकी के इस्तेमाल में किया जाता है दोस्तों। HF के उपयोग द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक और पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन यानी कि टेफ्लॉन संश्लेषित किए जाते हैं दोस्तों। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को फ्रियोन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरो यौगिक कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रियोन। और इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में तथा एरोसॉल में किया जाता है दोस्तों। नॉन स्टिक बर्तन यानी कि दोस्तों नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है दोस्तों। किसका बना होता है? टेफ्लॉन। क्लोरीन का उपयोग दोस्तों अनेक कार्बनिक यौगिक यानी क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिक जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड तथा क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन औषधियां, शाकनाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है दोस्तों। पीने के पानी को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तरल अवस्था में पाया जाने वाला जो अधातु है दोस्तों यह ब्रोमीन है। तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? तो यह ब्रोमीन है। और इसका उपयोग दोस्तों एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है। यानी ब्रोमीन का जो प्रयोग है एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसको सीसाकृत पेट्रोल में मिलाया भी जाता है। और इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जिसका सूत्र AgBr हो जाएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं, जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में भी होती है दोस्तों। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यानी कि आयोडीन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आयोडीन जो है सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? तो यह जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीनीकृत नमक साधारणतः पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। आयोडीन में धात्विक चमक होती है दोस्तों। तो धात्विक चमक किसमें हो जाएगा? आयोडीन में। अब है दोस्तों अधात्विक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है दोस्तों। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कार्बोरेंडम। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्त कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। और इसकी विषाक्तता मुक्तः रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को दोस्तों प्रभावित करती है। और वायु प्रदूषण में यह सबसे हानिकारक भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषैली प्रकृति है इसको कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देती है। रात को
रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। यानी कि दोस्तों रात में जो है पेड़ पौधे के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, मोचन होता है, यानी उल्टा क्रिया करने लगता है। क्वार्टर जो है दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। क्वार्टर किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। कृत्रिम सांस लेने के लिए दोस्तों ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण दिया जाता है कृत्रिम सांस लेने के लिए। अब है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 का प्रयोग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, जिसको CO2 इसका संकेत हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग है दोस्तों, पहला प्रयोग आग बुझाने में, क्या होता है, आग बुझाने में। दूसरा हो जाएगा दोस्तों मृत्यु पेय पदार्थ में, और तीसरा बीकर को भंडारित करने में। चौथा हो जाएगा दोस्तों सोडा वाटर में। पांचवा डबल रोटी को स्पंजी बनाने में, और छठा हरितगृह प्रभाव में होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों उत्तरदायी जो गैस है वह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। ओजोन गैस है दोस्तों चांदी की सतह को काला कर देती है। तो चांदी की सतह को काला कर देती है कौन? तो यह दोस्तों ओजोन गैस हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे के समान होती है। यह स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है। इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है दोस्तों। बोरोन तंतु का प्रयोग की अगर हम बात करें दोस्तों, बोरोन तंतु का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में तथा वायुयानों को हल्के सघन पदार्थों के निर्माण में होता है। बोरोन यानी कि 10 हॉल 10 भी समस्थानिक में न्यूट्रॉन अवशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है। अतः नाभिकीय उद्योग में धात्विक बोराइडों का उपयोग परिरक्षण, कवच तथा नियंत्रक छड़ के रूप में होता है दोस्तों। बोरेक्स व बोरिक अम्ल, बोरेक्स व बोरिक अम्ल का मुख्य जो औद्योगिक उपयोग उच्च ताप सह कांच जैसे पायरेक्स, ग्लास वूल व फाइबर ग्लास बनाने में होता है। बोरेक्स का उपयोग धातुओं के टाका लगाने के लिए गालक के रूप में, उष्मा धब्बा तथा खरोंच प्रतिरोधी मिट्टी के बर्तन बनाने में, एवं दोस्तों औषधकृत साबुन में घटक के रूप में होता है। बोरिक अम्ल के जलीय विलयन, बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का उपयोग सामान्यतः मंद पूर्तिरोधी के रूप में भी होता है दोस्तों। अब है दोस्तों निष्क्रिय गैस। अगर हम बात करें निष्क्रिय गैस का, नोबेल गैस का, तो आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं दोस्तों। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कुल कितने तत्व हैं? तो कुल 6 तत्व हैं। हीलियम जिसका संकेत He हो जाएगा, नियोन जिसका संकेत Ne हो जाएगा, नियोन Ne, आर्गन जिसका संकेत Ar हो जाएगा, और क्रिप्टॉन संकेत Kr, जीनोन संकेत Xe, जीनोन का संकेत क्या होगा दोस्तों? Xe, रेडॉन का संकेत Rn, रेडॉन का। ये सभी तत्व दोस्तों रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। अतः इन तत्वों को अक्रिय गैस या इनर्ट गैस इंग्लिश में बोले तो, या फिर उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस, ये सब इसका विभिन्न नाम है दोस्तों। ये सब गैस के रूप में इसके जानते हैं। तो निष्क्रिय गैस को अक्रिय, इनर्ट, उत्कृष्ट या नोबेल गैस के रूप में जानते हैं। इन गैस में आर्गन एवं जेनॉन कुछ यौगिक बनाते हैं दोस्तों। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय दोस्तों रेमजे को प्राप्त है। तो अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रेमजे को। अब है दोस्तों हीलियम। हीलियम इसका संकेत He होता है। तो हीलियम का संकेत क्या हो जाएगा? He। दोस्तों हीलियम हल्की और अज्वलनशील गैस। हीलियम क्या है? हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकयर ने किया था। तो दोस्तों हीलियम की खोज किसने किया था? फ्रैंकलैंड और लोकयर ने किया था। और इसका उपयोग दोस्तों गुब्बारों को भरने में, यानी कि गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए भी दोस्तों हीलियम का ही प्रयोग करते हैं। ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्ठी में द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोग में निम्न तापीय अभिक्रम के रूप में भी करते हैं। फिर अस्पतालों में कृत्रिम सांस के रूप में भी दोस्तों ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिला दिया जाता है। गोताखोरों के द्वारा भी दोस्तों अधिक गहराई में सांस लेने के लिए हीलियम एवं ऑक्सीजन के मिश्रण का ही प्रयोग किया जाता है। और हवाई जहाज के टायर को भरने में भी, यानी कि हवाई जहाज के टायर में जो भरा जाता है, ये भी हीलियम का ही इसमें प्रयोग किया जाता है।
वायु के साथ दोस्तों विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। अब है दोस्तों नियॉन का प्रयोग। अगर हम बात करें नियॉन का प्रयोग तो दोस्तों नियॉन विसर्जन लैंपों व ट्यूबों यानी वायुयान तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और इसका उपयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है दोस्तों। अब है आर्गन। आर्गन की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो है सूत्र होता है AR, और इसको तो आर्गन का संकेत AR हो जाएगा। आर्गन की खोज का श्रेय दोस्तों रेमजे को दिया जाता है। तो आर्गन की खोज किसने किया था? आर्गन की खोज दोस्तों रेमजे ने किया था। किसने? तो रेमजे ने। और यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों पाया जाने वाला अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैसों में वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा? यह आर्गन हो जाएगा, जिसका संकेत AR है। आर्गन के उपयोग दोस्तों मुख्यतः उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं के आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में भी किया जाता है। वायुमंडल में लगभग दोस्तों 1% यानी 0.93% आर्गन पाया जाता है। अब है दोस्तों क्रिप्टॉन। अगर हम बात करें क्रिप्टॉन का तो दोस्तों क्रिप्टॉन का जो संकेत है KR। क्या हो जाएगा इसका संकेत? KR। और इसका प्रयोग दोस्तों बिजली के बल्ब बनाने में, फोटोग्राफी में किया जाता है। यानी बिजली के बल्ब बनाने में और फोटोग्राफी में क्रिप्टॉन का प्रयोग करते हैं। इसे लेजर बनाने में भी क्रिप्टॉन का प्रयोग करते हैं। अब है नेक्स्ट दोस्तों जेनॉन। ये जेनॉन की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक्शन इसका संकेत हो जाएगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस, और इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, जल में घुलनशील होता है। तो दोस्तों जेनॉन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, जल में यह घुलनशील है। अब है दोस्तों रेडॉन। रेडॉन की अगर हम बात करें तो रेडॉन जो है इसका जो संकेत है Rn। तो दोस्तों रेडॉन का संकेत Rn। तो रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में मुक्त रूप में पाई जाती है रेडॉन। यह रेडियो सक्रिय तत्व है और इसका उपयोग दोस्तों रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में दोस्तों किया जाता है। अब है दोस्तों धातुएं, अधातुएं तथा उनके यौगिक और उसके उपयोग। तो दोस्तों इस कड़ी में हम पहला अगर हम बात करें तो पहला जो है फेरस ऑक्साइड का हो जाएगा। तो फेरस ऑक्साइड जिसका प्रयोग हरा कांच बनाने में फेरस लवणों के निर्माण में दोस्तों किया जाता है। दूसरा है दोस्तों फेरिक यौगिक जिसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा Fe3O4। तो Fe3O4 जेवरात पॉलिश करने में, यानी कि जेवर सब जो होता है ये सब पॉलिश करने में, और फिर फेरिक लवणों के निर्माण में दोस्तों फेरिक यौगिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फेरिक हाइड्रोक्साइड FeHalOH3। तो इसका दोस्तों प्रयोग जो है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, और फिर दूसरा जो है दवा बनाने में फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। फेरस सल्फेट जो हो जाएगा दोस्तों फेरस सल्फेट, जिसका सूत्र होता है Fe। तो फेरस सल्फेट जिसका सूत्र हो जाएगा FeSO4 7H2O। इसका प्रयोग हो जाएगा दोस्तों रंग उद्योग में, मोहर लवण बनाने में, और फिर स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग हो जाएगा। आयोडीन जो है दोस्तों ये पांचवा हो जाएगा। आयोडीन की अगर हम बात करें तो कीटाणुनाशक के रूप में आयोडीन का प्रयोग करते हैं। फिर औषधियों के उत्पादन में, टिंचर आयोडीन बनाने में, और फिर दोस्तों रंग उद्योग में, इस सब में क्या करते हैं आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है दोस्तों अगर हम सूत्र की बात करें तो Br इसका सूत्र हो जाएगा रंग उद्योग में, टिंचर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में, और फिर औषधि बनाने में ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सातवां हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, रंग बनाने में, और फिर क्लोराइड लवण के निर्माण में दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोरीन जिसका संकेत Cl है। तो क्लोरीन का जो प्रयोग है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के निर्माण में, नेक्स्ट हो जाएगा मस्टर्ड गैस बनाने में, और फिर जो है नेक्स्ट दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और कपड़ों एवं कागजों को विरंजित करने में प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का जो संकेत है, सूत्र है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र हो जाएगा? H2SO4। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, फिर रंग उत्पादन में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और स्टोरेज बैटरी में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका सूत्र हो जाएगा SO2। अवकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, फिर ऑक्सीकारक के रूप में और फिर व्यंजक के रूप में। नेक्स्ट हो जाता है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका सूत्र H2S हो जाएगा। इसका प्रयोग की अगर हम बात करें तो सल्फाइड के निर्माण में और फिर लवणों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सल्फर। सल्फर जिसका संकेत S हो जाएगा दोस्तों। कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, फिर रबर वल्केनाइज करने में और फिर बारूद बनाने में और औषधि के निर्माण में। नेक्स्ट है दोस्तों अमोनिया। सूत्र हो जाएगा NH3। तो NH3 अमोनिया का सूत्र हो जाएगा। इसका प्रयोग प्रतिकारक के रूप में, आइस फैक्ट्री में और फिर रेयन बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की हम बात करें, इसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड सूत्र N2O। और दोस्तों इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस की हम बात करें तो दोस्तों इसका सूत्र P हो जाएगा। फास्फोरस का सूत्र P। तो लाल फास्फोरस दिया बनाने, लाल फास्फोरस जो है इसका प्रयोग दोस्तों दिया सलाई बनाने में, श्वेत फास्फोरस चूहे मारने में और दोस्तों श्वेत फास्फोरस दवा बनाने में और फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गैस का तो दोस्तों इसका CO+N2 जो है इसका सूत्र हो जाएगा। भट्ठी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में और फिर धातु निष्कर्षण में दोस्तों प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों वाटर गैस। तो वाटर गैस की अगर हम बात करें तो CO+ जो है H2 दोस्तों इसका संकेत हो जाएगा। ईंधन के रूप में और वेल्डिंग के कार्य में दोस्तों वाटर गैस का प्रयोग किया जाता है। कोल गैस की अगर हम बात करें दोस्तों, कोल गैस तो ईंधन के रूप में और फिर निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में कोल गैस का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका संकेत CO2 हो जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बनाने में, फिर आग बुझाने में और हार्ड स्टील के निर्माण में दोस्तों CO2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा नेक्स्ट? कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों CO। तो COCl2 बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेफाइट। अगर हम बात करें ग्रेफाइट का तो इलेक्ट्रोड बनाने में, स्टोव की रंगाई में और फिर लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरा की अगर हम बात करें दोस्तों, हीरा तो डायमंड की अगर हम बात करें तो आभूषण निर्माण में और फिर कांच को काटने में इसका प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर हम बात करें दोस्तों, एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका संकेत यानी सूत्र हो जाएगा बड़ी कोष्ठ Al2, छोटी कोष्ठ SO4 हॉल 3 18H2O। इसका जो है दोस्तों उपयोग कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में, फिर आग बुझाने में और अग्निरोधक कपड़ा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसका संकेत AlCl3 हो जाएगा दोस्तों। पेट्रोलियम के भंजन में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटाश एलम। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटाश एलम जिसका संकेत हो जाए दोस्तों KAlSO4 हॉल 2 12H2O। इसका दोस्तों यूज हो जाएगा जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में और अग्निरोधक वस्त्र बनाने में, रक्तस्राव को रोकने में और हजामत के दौरान जो कट जाता है उसको रोकने में और फिर डिटर्जेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों फिटकरी। अगर हम फिटकरी की बात करें दोस्तों तो पोटाश एलम को ही हम साधारण तौर पर फिटकरी कहते हैं। तो पोटाश एलम को साधारण तौर पर क्या कहते हैं? फिटकरी के नाम से जानते हैं। यह पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विक लवण है दोस्तों। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है दोस्तों। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है और रासायनिक सूत्र दोस्तों पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का यानी फिटकरी का K2SO4Al2SO4 हॉल 3 24H2O होता है और इसे दोस्तों पोटाश फिटकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटाश फिटकरी।
और फिटकरी के भौतिक गुण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह पिघल जाता है। तो फिटकरी कितना डिग्री तापमान पर पिघलता है? 90 डिग्री तापमान पर। आगे इसे यदि 200 डिग्री तापमान तक गर्म करने पर इसका क्रिस्टल जल निकल जाता है और यह एक सांद्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, जिसे ब्रंट एलम कहते हैं। ब्रंट एलम को ही फिटकरी के फूल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और फिटकरी के प्रयोग की अगर हम बात करें दोस्तों, फिटकरी के प्रयोग तो रक्त बहाव को रोकने में, जीवाणु नाशक एवं प्रतिरोधी के रूप में, जल शोधन में, फिर चमड़ा तथा कागज उद्योग में चिकना करने के लिए, कपड़ों की रंगाई में तथा छपाई में रंग बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। अगर हम फिटकरी बनाने की बात करें दोस्तों, तो फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2। इसका दोस्तों प्रयोग की अगर हम बात करें तो केलोमेल बनाने में और कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा HgO। मलहम बनाने में और जहर के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मरकरी, जिसका सूत्र Hg हो जाएगा। थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में और अमलगम बनाने में दोस्तों मरकरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जिसका सूत्र ZnS। तो श्वेत जो है पिगमेंट के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जिंक सल्फेट या उजला थोथा। तो जिंक सल्फेट या उजला थोथा इसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा ZnSO4। 7H2O। इसका प्रयोग हो जाएगा लिथोपोन के निर्माण में, आँखों के लिए लोशन बनाने में और फिर केलिको छपाई में और चमड़ उद्योग में, फिर कवकनाशी के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों जिंक क्लोराइड ZnCl2। जिंक क्लोराइड ZnCl2 टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक के संश्लेषण में, ताम्र, कांच आदि की सतहों को जोड़ने में दोस्तों जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ZnO मलहम बनाने में, पार्सिलेन में चमक लाने में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जिंक। जिंक जिसका सूत्र Zn बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में Zn का प्रयोग किया जाता है। फिर है दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड CaC2। कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन निर्माण में दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों CaOCl2। कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजक में, फिर रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में और फिर दोस्तों क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर जो है बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इसी को दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों CaSO4 हाल 2H2O। या इसी को एक और सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। और इसका प्रयोग दोस्तों मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में, छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने में दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन बनाने में, फिर सीमेंट उद्योग में दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम जिसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। इसका प्रयोग हो जाएगा दोस्तों स्वाद के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, फिर अमोनियम सल्फेट बनाने में और फिर सीमेंट उद्योग में। नेक्स्ट है दोस्तों कैल्शियम। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कैल्शियम जिसका सूत्र दोस्तों Ca हो जाएगा। Ca कैल्शियम का सूत्र है। इसके प्रयोग की अगर हम बात करें दोस्तों तो अवकारक के रूप में,
पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें इसका सूत्र का, तो MgCl2 6H2 दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा। रुई की सजावट में, फिर सोरेल सीमेंट के रूप में इसका जो है प्रयोग करते हैं। अब है दोस्तों मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी इसका सूत्र हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCO3 और इसका प्रयोग दोस्तों दंत मंजन बनाने में, दवा बनाने में, फिर जिप्सम लवण बनाने में भी मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मैग्नीशियम इसका जो दोस्तों सूत्र हो जाएगा Mg और इसका प्रयोग धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्ब बनाने में और थर्माइट वेल्डिंग में दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड सूत्र MgO। इसका प्रयोग हो जाएगा दोस्तों औषधि निर्माण में, रबर पूरक में के रूप में और फिर वायलरों के प्रयोग में। नेक्स्ट दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgHOH2 चीनी उद्योग में प्रयोग हो जाएगा और फिर मोलासिस से चीनी तैयार कराने में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दोस्तों अगर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व जो है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा कहते हैं। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा। और दोस्तों इसका जो प्रयोग है कीटनाशक के रूप में और विद्युत सेलों में, कॉपर के शुद्धिकरण में और फिर रंग बनाने में। और सूत्र हो जाएगा दोस्तों नीला थोथा का CuSO4 5H2O। नेक्स्ट है दोस्तों क्यूप्रिक क्लोराइड की हम बात करें दोस्तों तो CuCl2 दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा ऑक्सीकारक के रूप में और फिर जल शुद्धिकरण में और धागों की रंगाई में दोस्तों इसका प्रयोग हो जाएगा मुख्य रूप से। नेक्स्ट है दोस्तों क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसका संकेत हो जाएगा दोस्तों CuO। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्माण में इसका प्रयोग हो जाएगा, फिर पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में दोस्तों इसका प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्यूप्रस ऑक्साइड दोस्तों जिसका संकेत यानी सूत्र हो जाएगा Cu2O। लाल ग्लास के निर्माण में इसका प्रयोग और फिर पेस्टिसाइड के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कॉपर जिसका संकेत Cu हो जाएगा। कॉपर संकेत Cu। बिजली के तार बनाने में दोस्तों कॉपर का प्रयोग करते हैं, बर्तन बनाने में, फिर ब्रास या ब्रांज के बनाने में भी कॉपर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सोडियम नाइट्रेट जिसका दोस्तों संकेत यानी सूत्र हो जाएगा NaNO3। इसका दोस्तों यूज की अगर हम बात करें तो N2 बनाने में और फिर प्रतिकारक के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सोडियम नाइट्राइट NaNO2 इसका दोस्तों खाद के रूप में, फिर KNO3 और HNO3 के निर्माण में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सोडियम सल्फेट या ग्लाबर लवण Na2SO4 10H2O इसका जो सूत्र हो जाएगा औषधि बनाने में और फिर सस्ता कांच बनाने में दोस्तों सोडियम सल्फेट या ग्लाबर लवण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों इसे खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा के नाम से जानते हैं। सूत्र दोस्तों NaHCO3 दोस्तों इसका प्रयोग की अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट का तो अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में, चर्म रोगों में मंद प्रतिरोधी के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। बैंकिंग सोडा की अगर हम बात करें दोस्तों बैंकिंग सोडा यानी इसे खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देता है, इसलिए पैट्री केक आदि के छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, फलतः वे हल्के एवं प्रफुल्लित बन जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट दोस्तों सोडियम कार्बोनेट इसे धोवन सोडा कहते हैं यानी कि धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। और इसका जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों Na2CO3 ग्लास निर्माण में, कागज उद्योग में प्रयोग हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में ध्यान देने वाली बात है दोस्तों
कि सोडियम कार्बोनेट का जो प्रयोग है, जिसको धोने का सोडा या Na2CO3 भी इसका सूत्र हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। फिर धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में और साबुन बनाने में दोस्तों इसका मुख्य प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट या इसको हाइपो भी कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो, इसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा Na2S2O3 5H2O और इसका प्रयोग दोस्तों फोटोग्राफी में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH, इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन, कागज, कृत्रिम रेशा निर्माण में, पेट्रोलियम के प्रसंस्करण में और बॉक्साइट के शुद्धिकरण में, वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्रों के मर्सरीकरण में, फिर दोस्तों शुद्ध वसा एवं तेलों के निर्माण में और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा यानी जिसका संकेत NaOH हो जाए, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा H2O2। तो इसका दोस्तों प्रयोग जो हो जाएगा ऑक्सीकारक के रूप में, फिर कीटाणुनाशक के रूप में और रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के जो है व्यंजक में और फिर लेड के रंगों में। नेक्स्ट है दोस्तों भारी जल, जिसको दोस्तों D2O कहते हैं। भारी जल D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका दोस्तों रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसका प्रयोग की अगर हम बात करें भारी जल का, तो न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, फिर ड्यूटेरेटेड यौगिक के निर्माण में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों इसका संकेत H2, हाइड्रोजन संकेत H2। तो अमोनिया के उत्पादन में और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द्रव हाइड्रोजन। द्रव हाइड्रोजन, तो दोस्तों इसका प्रयोग जो है द्रव हाइड्रोजन का रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सोडियम Na, तो सोडियम पेरोक्साइड बनाने में सोडियम का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, नेक्स्ट है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सूत्र हो जाएगा KMnO4। इसका प्रयोग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लाल दवा के नाम से जो है यानी कि जानते हैं। सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, इसे जो है लाल दवा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यह जल को कीटाणु रहित करता है, जल को क्या करता है, कीटाणु रहित, और इसका उपयोग एंटीसेप्टिक या डिसरेनफेक्टेंट्स की तरह इसका प्रयोग करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड की हम बात करें दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग उर्वरक के रूप में, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग मृदु साबुन बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बोरेक्स, जिसको सुहागा या फिर सोडियम टेट्राबोटेट भी कहते हैं दोस्तों, बोरेक्स, और इसका सूत्र जो है दोस्तों N2 बड़ी कोष्ठ B4O5 छोटी कोष्ठ OH4 8H2O दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा। और बोरेक्स या सुहागा या सोडियम टेट्राबोटेट, इसका प्रयोग दोस्तों टूथपेस्ट बनाने में, मुख शोधन में, साबुन बनाने में, आँखों को संक्रमण से बचाने में, मूत्र संक्रमण के इलाज में दोस्तों, फिर मासिक धर्म की समस्या में और खांसी के इलाज में, फिर आर्थराइटिस के इलाज में दोस्तों, आर्थराइटिस के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 12वां जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। चैनल पर अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो अवश्य शेयर करें। थैंक यू।